हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई एम फ़हीम, वेलकम टू सिविल जोन एकेडमी। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ फॉर द डेली करंट अफेयर वीडियोस, सोर्सेज आर द हिंदू, PIB, ऑल इंडिया रेडियो। दोस्तों आज है 7 जुलाई, देखते हैं क्या क्या न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम, वेदर इट इज ए UPSC, PCS, EPFO, SSC, CTS, बैंकिंग एंड रेलवे। चलिए दोस्तों, आज का पहला जो टॉपिक है, देखिए एक न्यूज़ है, इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडोनेशिया कोस्ट गार्ड, इन दोनों के बीच में एक MOU साइन हुआ है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ पर है। देखिए इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पर ये इंडोनेशिया है। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया हो गया, ये चाइना हो गया। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया जो है ये आइलैंड कंट्री है। तो जो इंडिया कोस्ट गार्ड है और इंडोनेशिया कोस्ट गार्ड है, ठीक है, इनके बीच में क्या हुआ है, MOU साइन हुआ है। देख लेते हैं क्या पर्पज है इसका। ये इनहेंस करेगा दोस्तों कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव एंगेजमेंट, किस फील्ड में, मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट, मैरीटाइम सर्च और रेस्क्यू जो करते हैं, क्लियर, और जो मैराइन पोल्यूशन है, क्लियर। अगले देख लेते हैं, इसका और पर्पज है एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपस में क्या है, ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, किसके लिए, जो भी मैरीटाइम क्राइम होता है, ठीक है, क्या क्राइम हुआ है, फैसिलिटेशन क्या क्या करनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन सर्च, क्लियर, और कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज की है। ठीक है, तो दूसरा पर्पज है इसका एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा सिग्निफिकेंट क्या है दोस्तों, ये कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ठीक है, किस किस के बीच में, इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में, तो इसलिए इन्होंने साइन किया है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, इंडिया कोस्ट गार्ड और इंडोनेशिया कोस्ट गार्ड के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। चलिए देख लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड ये क्या है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड क्या दोस्तों, एक आर्म फोर्स है। ठीक है, और इसका क्या काम है, सर्च एंड मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। ठीक है, जो मैरीटाइम के लॉज हो गए, ठीक है, इनको इन्फोर्स करने का, ठीक है, ये एक एजेंसी है, क्लियर। और दोस्तों इसका क्या काम है, और ये जुरिडिक्शन प्रोवाइड कराती है टेरिस्ट्रियल वाटर ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द, ठीक है, कंटिग्यूअस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे क्या होता है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, क्लियर। तो इसके लिए जुरिडिक्शन प्रोवाइड कराती है, क्लियर। अब देख लेते हैं कब स्टेब्लिश हुआ था। ये होती दोस्तों 18 अगस्त 1978 को स्टेब्लिश हुई थी, और बाय द कोस्ट गार्ड एक्ट 1978। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, क्लियर। और बाकी ये किसको फायदा पहुंचाती है, क्लोज कोऑपरेशन कोऑपरेट करती है, इंडियन नेवी को कोऑपरेट करती है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज को, ठीक है, कोऑपरेट करती है, डिपार्टमेंट ऑफ द कस्टम को कोऑपरेट करते हैं, क्लियर। और जितने भी सेंट्रल स्टेट की जो पुलिस फोर्स होती है, सबको क्या करती है दोस्तों, ये कोऑपरेट करती है, क्लियर। अब देख लेते हैं, एक वर्ड आया था कि इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। तो दोस्तों एक जोन है जो प्रिस्क्राइब किया था किसने, UN क्लोज ने। देखिए पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी करेंगे। ठीक है, UN क्लोज है क्या, 1982 में आया। तो इसने एक ये, ठीक है, एक प्रिस्क्राइब किया था लिमिट की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होती है, क्लियर। ये क्या होती है दोस्तों, एक सोवरेन स्टेट की होती है, हैज ए स्पेशल राइट रिगार्डिंग द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ द मेराइन रिसोर्सेज। ठीक है, जो भी मेराइन रिसोर्सेज उसका एक्सप्लोरेशन के लिए एक सोवरेनिटी होती है, क्लियर, सोवरेनिटी प्रोवाइड कराता है, क्लियर, इंक्लूडिंग द एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम द वाटर, कितनी एनर्जी, ठीक है, प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, विंड एनर्जी, क्लियर। तो देख लेते हैं इसकी जो, ठीक है, बेस लाइन कितनी है, ये देख ले दोस्तों 200 नॉटिकल माइल, ठीक है, फ्रॉम द कोस्ट, मान लीजिए इंडिया कोस्ट है, क्लियर, यहाँ से कितने नॉटिकल माइल है, 200 नॉटिकल माइल, क्लियर। तो इसकी लिमिट होती है। और ये दोस्तों दो चीज होता है, एक तो होता है कि टेरेस्ट्रियल सी, एक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, क्या फर्क है इसमें, जो टेरेस्ट्रियल सी होता है, ठीक है, जो हमारे कोस्ट वाला एरिया जहाँ का सी हो गया, तो इसमें ये होता है आपको होता है फुल सोवरेनिटी। ठीक है, इस पे क्या होती है, स्टेट की फुल सोवरेनिटी होती है, क्लियर। और अगर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसमें दोस्तों होती है सोवरेन राइट, ये सोवरेन राइट होता है, क्लियर। तो टेरेस्ट्रियल सी में होता है आपका फुल सोवरेनिटी होती है, ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी जो है सोवरेन राइट में, क्लियर। तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है दोस्तों, सोवरेन राइट है, विच रिफर्स द कोस्टल स्टेट्स राइट्स बिलो द सरफेस ऑफ द सी, क्लियर। तो इस पे जो आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये बिलो द सरफेस ऑफ सी के लिए है, क्लियर। चलिए देख लेते हैं UN क्लोज क्या है ये, ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या है UN क्लोज। देखिए इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन
द लॉ ऑफ द सी, क्लियर। और इसको बोला जाता है दोस्तों लॉ ऑफ सी कन्वेंशन भी बोला जाता है, लॉ ऑफ द सी ट्रीटी भी इसको बोला जाता है। तो ये जो हुई थी यूएन क्लॉज थर्ड कॉन्फ्रेंस में साइन की गई थी, क्लियर। और ये कॉन्फ्रेंस किसके बीच में थी, किस टाइम ड्यूरेशन क्या था दोस्तों, 1973 से स्टार्ट हुई थी और 1982 तक चली थी, क्लियर। तो फाइनली 1982 में ये साइन हो गया था, क्लियर। उसने रिप्लेस किया था 1958 कन्वेंशन ऑन हाई सी को, क्लियर। और ये फोर्स में कब आई थी, 1994 में फोर्स में आई थी, क्लियर। जो 16 कंट्री थी उसमें रेटिफिकेशन वो थी गुआना, क्लियर, इसने रेटिफाई किया था। और देखिए 2016 में क्या हो गया था, 2016 में 168 कंट्री टोटल इसने ज्वाइन कर लिया था, क्लियर। 168 कंट्रीज ने, जिसमें से 167 तो कंट्रीज हो गई और एक क्या हो गया, यूरोपियन यूनियन, क्लियर। तो 168 ने इस कन्वेंशन को ज्वाइन कर लिया था। और 14 ऐसे यूएन के मेंबर स्टेट हैं जो, ठीक है, इसको रेटिफाई अभी नहीं किया है, किसको, यूएन क्लोज को, क्लियर। तो अभी फिलहाल में देख लीजिए कि 168 इसके पार्टीज हैं और 157 इसके सिग्नेटरीज हैं। सिग्नेटरीज और पार्टीज में क्या फर्क है दोस्तों, सिग्नेटरीज का मतलब, पार्टीज का मतलब हो गया कि इस कन्वेंशन को, ठीक है, इस कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया गया, ठीक है, रेटिफाई कर दिया गया। मतलब ये जो पार्टीज होंगी तो जो भी यूएन क्लॉज का वर्डिक्ट होगा वो इस पे बाइंडिंग होगा, किस पे, 168 कंट्रीज पे जो इसकी पार्टी होंगी, क्लियर, इनको मानना पड़ेगा। और सिग्नेटरी का मतलब ये है कि बाइंड, जो भी इनका ये वर्डिक्ट है वो इन पे बाइंडिंग नहीं होगा, क्लियर। तो ध्यान रखना 168 पार्टीज है, 157 सिग्नेटरीज हैं। और इंडिया ने कब सिग्नेचर किया था दोस्तों, 10 दिसंबर 1982 को, और रेटिफाई किया था 29 जून 1995 को, क्लियर। चलिए एक न्यूज है, अभी एक नाम चेंज किया गया है, IARI, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो झारखंड में है, तो उसका नाम चेंज किया गया, ठीक है। कल इनकी जयंती थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के, क्लियर। तो उनका नाम अब चेंज कर दिया गया, IAR झारखंड का नाम, ठीक है, इनके नाम से स्टार्ट कर दिया गया, चेंज कर देगा। अब देखिए जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं, ठीक है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, तो इन्होंने इनोग्रेशन किया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, क्लियर, जो अभी फिलहाल में नया बनाई है, ठीक है। अभी 2 बने, जैसे झारखंड में बना एक IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड, तो इसका नाम चेंज किया गया, क्लियर, इनके नाम से, श्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्लियर। तो देख लेते हैं इसका क्या काम है दोस्तों, IAR का। ये अभी जो प्रोवाइड कराने की सोच रहे हैं, एक देखिए पहले जो स्टार्ट हुआ था, उससे पहले, सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से स्टार्ट हुआ था, क्लियर, जो दिल्ली में। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं। तो अभी जो नए इंस्टीट्यूट किए हैं दोस्तों, तो उसका पर्पज ये है कि सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन लाने का है, ठीक है, सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन लाने का, ठीक है, जो सफिशिएंट फूड ग्रेन्स प्रोवाइड हो सके, क्लियर, हमारी कंट्री में। तो ठीक है, तो अभी फिलहाल में ध्यान रखना आप, ये 2017 की न्यूज, लगभग दो, ठीक है, 2 को कंस्टिट्यूट किया था, एक झारखंड में किया था और एक किया था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, क्लियर, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन लाने की बात की जा रही है। तो सबसे पहले दोस्तों होता पूसा इंस्टीट्यूट नाम था इसका, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और कहाँ पे इन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन किया था दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन पहले हो चुका है, क्लियर। तो अभी फिलहाल में दो और इंस्टीट्यूट किए गए हैं, ठीक है, एक झारखंड में और एक कहाँ पर दोस्तों, असम में, ठीक है। तो ठीक है, किन्होंने एस्टेब्लिश किया था बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्लियर। तो देखिए उस टाइम पर एक, ठीक है, पंच तत्व की बात की गई थी। वो कौन कौन से पंच तत्व हैं जो डेवलपमेंट करेंगे और बूस्ट करेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट को, ठीक है। तो कौन कौन से 5 तत्व हैं वो, हाईवे, रेलवे, वाटरवे, एयरवे, आईवे में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं ये क्या है कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है, ये IARI, ठीक है। कॉमनली इसका नाम जो है दोस्तों पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, क्लियर, याद रखना, पूसा इंस्टीट्यूट। तो इसका क्या काम है दोस्तों, ये एग्रीकल्चर रिसर्च में एजुकेशन और एक्सटेंशन काम करता है। और पूसा इंस्टीट्यूट का जो नाम चेंज किया गया था दोस्तों, 1911 में चेंज किया गया था। क्या नाम, देखिए पूसा बिहार में एक जगह है, ठीक है, तो वहां पे था पहले ये, तो इसलिए इसका नाम पूसा इंस्टीट्यूट रख दिया गया था। बाद में इसका 1911 में नाम चेंज कर दिया था इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, क्लियर।
फिर 1919 में और नाम चेंज कर दिया, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम इसका चेंज कर दिया गया। फिर वहां पे क्या पूसा में, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया था, फिर इसको रिलोकेट कर दिया गया था दिल्ली में। अब फिलहाल में 1936 में, क्लियर। तो 1936 में ये दिल्ली में आया था, क्लियर। और जो इंस्टीट्यूट कॉन्स्टिट्यूट होता है ये कब हुआ था दोस्तों, 1905 में बना था, एस्टेब्लिश हुआ था पूसा बिहार में, क्लियर। और जो फाइनेंशियल असिस्टेंट किसके द्वारा हुआ था, हेनरी फिप्स के द्वारा, क्लियर। तो ध्यान रखिए 1905 में ये कंस्टिट्यूट किया गया था, एस्टेब्लिश हुआ था, क्लियर। बाकी इसका जो नाम चेंज किया था 1911 में किया था, फिर 1919 में इसका नाम चेंज किया था, और जो रिलोकेट किया था दोस्तों दिल्ली में बिहार से पूसा से 1936 में किया था, क्लियर, याद रखना है इसको। और फिलहाल में जो इसको, ठीक है, फिलहाल में इसको जो फाइनेंस करता है और एडमिनिस्ट्रेटर करता है तो कौन करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। देखिए पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं, ICAR, क्लियर। देखिए कंफ्यूज मत हो जाना, ये है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्लियर, जो इसके अंडर में, किसके, कौन इसको फाइनेंस करता है, ये करता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो दोस्तों ये काउंसिल जो है ये इसको एडमिनिस्ट्रेट करती है, किसको, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को, क्लियर। तो ध्यान रखना है इसका। और बाकी आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन 1970 में इसका काम था, ठीक है। अब देख लेते हैं, हाँ इसको और पढ़ लेते हैं, ICAR क्या है, इंडियन काउंसिल, ठीक है। इस काउंसिल के बारे में पढ़ लेते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च। तो दोस्तों ये ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, कोऑर्डिनेट करती है एग्रीकल्चर एजुकेशन को, रिसर्च इन इंडिया, ठीक है। और ये रिपोर्ट किसको करती है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है। और यूनियन मिनिस्टर जो फिलहाल में होते हैं दोस्तों एग्रीकल्चर के, वही उसके प्रेसिडेंट होते हैं। जैसे फिलहाल में भी कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी, क्लियर। तो ये देख लीजिए इनकी पिक्चर है, तो ये इनके प्रेसिडेंट है, क्लियर। एक कमेटी बैठी दोस्तों, यशपाल कमेटी 2009 में। तो उन्होंने क्या एडवाइस दिया था, उन्होंने एडवाइस दिया कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए हायर एजुकेशन के लिए, चाहे वो ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर के एजुकेशन की बात हो, या वेटनरी एजुकेशन की बात हो, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट्री एजुकेशन की बात हो। तो सभी एजुकेशन के लिए कॉमन बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में एक इन्होंने बोला था, रिकमेंडेशन दिया था कि कैसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो इन्होंने नाम दिया था नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, क्लियर। तो इस पे बैठी थी यशपाल कमेटी 2009 में। चलिए देख लेते हैं बाकी इस्टेब्लिशमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन का 1929 में हुआ था, ठीक है, 16 जुलाई 1929 में हुआ था। प्रेसिडेंट है फिलहाल में नरेंद्र सिंह तोमर जी, क्लियर। चलिए अभी जी ये न्यूज में है, डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा, ये देखिए इनकी पिक्चर है। तो अभी क्या बना है दोस्तों, अभी न्यूज में क्यों है, अभी इन्होंने एक चार्ज दिया गया है इनको एज ए डायरेक्टर जनरल रेलवे हेल्थ सर्विस का, ठीक है, और रेलवे बोर्ड का। तो इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया, क्लियर। और ये अपेक्स बॉडी है दोस्तों, हेल्थ डिपार्टमेंट द रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड की क्या है, हेल्थ डिपार्टमेंट की एक अपेक्स बॉडी है, क्लियर। तो इनको अभी वहां का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। तो देख लीजिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अभी फिलहाल में पहले अभी, ठीक है, इससे पहले क्या थे ये दोस्तों, प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर थे साउथर्न रेलवे के, क्लियर। और इन्होंने जो 1983 में एक एग्जाम पास किया था उसके थ्रू आए थे, कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी, ठीक है, 1983 में पास किया था। बाकी इन्होंने फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, इनको मिली थी। तो देख लेते हैं, और वो सेलेक्ट हुए थे इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस के रूप में ये सेलेक्ट हुए थे, क्लियर। और एज ए प्रिंसिपल चीफ में इन्होंने कुछ वर्क भी किया था, ठीक है। क्या वर्क किया था, इम्प्लीमेंटेशन किया था ई प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिसिन और सर्जिकल फॉर द जोन, क्लियर। अभी देखिए एक अफीम को है, ठीक है, सीज किया जा रहा है, सीजन। तो इंडिया की जो पोजीशन आई है, अभी रिपोर्ट आई है, तो इंडिया जो है टॉप 5 लिस्ट में है, ठीक है, अफीम को जब्त करने में, क्लियर। तो ओपीएम को, तो इंडिया जो है 4th पोजीशन पे है दोस्तों, रिपोर्ट आई है। और बाकी जो है ईरान सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है, फिर अफगानिस्तान है, फिर पाकिस्तान है। और दोस्तों रिपोर्ट जो दी है ये दी है UNODC, मतलब ये वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट दी है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। ये देखिए इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। तो इन्होंने अभी रिपोर्ट दी है, क्लियर। तो इंडिया की 4th पोजीशन है, ठीक है, अफीम सीजन में, ठीक है। और देख लेते हैं ईरान ने कितनी सीज की है अभी 2018 में, 644 टन सबसे ज्यादा की है दोस्तों। और उसके बाद में जो किया है अफगानिस्तान ने 27 टन, 19 टन पाकिस्तान ने, और इंडिया ने किया दोस्तों 4 टन, क्लियर। 2018 की रिपोर्ट है, ये अभी की रिपोर्ट है, ठीक है। तो डेटा 2018 का है। अब देख लीजिए हीरोइन के, अगर हीरोइन के जब्ती में देख लिए इंडिया की 12वीं पोजीशन है, ठीक है।
ठीक है, 12वीं पोजीशन है। बाकी ईरान की सबसे हाईएस्ट पोजीशन है, ठीक है, जो हीरोइन को जब्त किया 25 टन। उसके बाद में टर्की आता है, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, देखिए हीरोइन कैसे मैन्युफैक्चर की जाती है। ये मॉर्फिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है दोस्तों सीड पोड ऑफ द ओपियम। देखिए ये प्लांट है, यहाँ से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्लियर, हीरोइन। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों ओपियम का क्या कल्टीवेशन अभी डिक्रीज हुआ है। ठीक है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 में कितना, पहले 17% डाउन हुआ था, अब हो गया दोस्तों 30% डाउन हो गया 2019 में। और एशिया जो दोस्तों पता ही आपको सबसे ज्यादा, ठीक है, 90% इलीगल ओपियम प्रोडक्शन होता है एशिया में। क्लियर, तो अभी फिलहाल में 80% इसने क्या है वर्ल्ड वाइड में सीज कर दिया है। क्लियर, और बाकी आउटसाइड द एशिया देखेंगे तो उसके बाद में आता है यूरोप, जो लार्जेस्ट टोटल क्वांटिटी ऑफ हीरोइन और मॉर्फिन को सीज करने वाला है। ठीक है, यूरोप, और जिसका प्रोडक्शन कितना है दोस्तों 22% ऑफ द ग्लोबल टोटल 2018। चलिए देख लेते हैं आगे। चलिए अब इसकी बात हो गई तो देख लेते हैं यूएनओडीसी क्या है। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में आ जाते हैं ये न्यूज में। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। ठीक है, तो ये देख लें दोस्तों क्या है, एक यूनाइटेड नेशन का, ठीक है, उसका ऑफिस है और स्टेब्लिश्ड हुआ था दोस्तों 1997 में। क्लियर, और किस नाम से हुआ था, ऑफिस फॉर ड्रग कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन के नाम से ये 1997 में स्टेब्लिश्ड हुआ था। और किसको कंबाइन हो गया हुआ था दोस्तों, ये यूएनडीसीपी, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया था। और साथ में क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस डिवीजन। क्लियर, इन दोनों को कंबाइन करके ये एक लॉन्च किया था ऑफिस फॉर ड्रग कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन 1997 में। ठीक है, बाद में इसका नाम चेंज हुआ था दोस्तों, बाद में इसका नाम हो गया था यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, ये वाला नाम। क्लियर, तो इसका जो नाम हुआ था चेंज 2002 में हुआ था। क्लियर, और बाकी ये मेंबर है दोस्तों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का मेंबर है ये। क्लियर, और स्टेब्लिश ये असिस्ट करता है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन को हेल्प करता है बेटर ठीक है एड्रेसिंग ए कोऑर्डिनेटेड, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव रेस्पॉन्स के तरीके से। और ये इशू देखता है इलिसिट ट्रैफिकिंग, ठीक है, एब्यूज ऑफ द ड्रग, तो इस तरह के पॉलिटिकल करप्शन। ठीक है, तो इसमें वर्क करता है। बाकी हेडक्वार्टर वीना ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर, यूरोपियन कंट्री है। NH अभी एक न्यूज है कि अभी एक जो ठीक है जो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये अभी रैंक प्रोवाइड कराएगा किसकी, रोड की जो क्वालिटी सर्विस है। ठीक है, तो इसके लिए रैंक प्रोवाइड कराने वाला है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। तो ये एसएस किसको करेगा, इन्होंने डिसाइड किया परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड रैंकिंग ऑफ द हाईवे। ठीक है, अब हाईवेज को रैंकिंग दी जाए करेगी। क्लियर, तो इन्होंने क्या असेसमेंट के लिए दोस्तों 3 बॉडी को सिलेक्ट किया है। कैटेगरी किसमें बांटा, जो 3 कैटेगरी में है वो है हाईवे एफिशिएंसी को देखेंगे कि हाईवे कितनी एफिशिएंसी है। तो इसका जो पार्ट लेंगे दोस्तों 45% रैंक में क्या लेंगे, हाईवे एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, और 35% जो लेंगे दोस्तों कि कितनी हाईवे की सेफ्टी है। ठीक है, और 20% लेंगे कि यूजर सर्विस कितनी है। ठीक है, तो इनको कंबाइन करके एक रैंक जनरेट की जाएगी। क्लियर, तो मेन बोर्ड होगी। बाकी इसके साथ में एडिशनल और भी कुछ पैरामीटर लेंगे, जैसे ऑपरेटिंग स्पीड कितनी है, एक्सेस कंट्रोल कितना है। ठीक है, टाइम जो टोल प्लाजा पे कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, रोड मेकिंग, रोड बनाने में कितना टाइम लग रहा है, एक्सीडेंट, ठीक है, कितनी एक्सीडेंट रेट लेंगे। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे ये मेजरमेंट लेंगे। इसके साथ में याद रखना, आप ये एग्जाम में आ सकता है, ये 3 मेजर पॉइंट है। ठीक है, ये 3 लेंगे तो 45% किसमें से लेंगे, हाईवे एफिशिएंसी, और 35% हाईवे सेफ्टी, और 20% यूजर सर्विस। ठीक है, इससे एक रैंक जनरेट होगी जो क्वालिटी सर्विस किसी लिए रोड के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, काफी न्यूज में रहता है दोस्तों, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, NHAI क्या है, ये भी दोस्तों एक ऑटोनोमस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, सेटअप हुई थी 1988 में। ठीक है, ध्यान रखना, और किस एक्ट के तहत हुई थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988। क्लियर, और ये नोडल एजेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। और ठीक है, अभी फिलहाल में इसने एक MOU भी साइन किया दोस्तों, किसके साथ में, इसरो के साथ में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में भी काफी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट के लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, और अभी क्या साइन किया है इसने, जो हाईवेज है उसको रोड मैप दे, ठीक है, मैपिंग के लिए, सैटेलाइट मैपिंग के लिए। क्लियर, और अभी प्रेजेंट में इसके चेयरमैन है दोस्तों सुखबीर सिंह संधू, ये देखिए इनकी पिक्चर है, ये इनके प्रेसिडेंट है फिलहाल में। और जो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे दोस्तों NHAI के 1988 में योगेंद्र नरेन जी थे। क्लियर,
तो थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर। आप यहाँ से नीचे वीडियो आप देख रहे होंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में इसकी लिंक दी होगी, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्लियर। और यहाँ से फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, क्लियर। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये सब्सक्राइब का बटन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।